दिखाया गया ना, ये गलत है। दुनिया भर में जहां पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वहां पे कॉर्पोरेट्स ने एक मेजर रोल प्ले किया है, और बिना कॉर्पोरेट्स के इन्वॉल्वमेंट के इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी तेजी से हो नहीं सकती। समझ गए? तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। प्लस एक समय हमारी इकोनॉमी में ऐसा भी आया कि हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। जो सरकारें आ रही थी वो कॉलिशन की सरकारें थी। कॉलिशन की सरकारों की जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो यही दिमाग लगाती रहती थी कि इस सरकार के इतने एमपी मिल जाए तो हम सरकार बना लेंगे, उसके इतने गिर जाए तो हम सरकार बना लेंगे, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो प्रधानमंत्री बन जाओ। तो इस प्रकार के बहुत सारे इश्यूज थे जो कि उस समय पे हमारी कंट्री में बहुत हद तक धर के बैठे थे। फिर आता है आपका एलपीजी। तो जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है ना, इसने इंडिया को एक रिफॉर्म प्रोसेस का एक डायरेक्शन कहां से आया? डायरेक्शन आईएमएफ की तरफ से आया, और उस डायरेक्शन को हमने इवॉल्व किया, अडॉप्ट किया किसके थ्रू? अपने खुद के दिमाग से, ईस्ट एशियन कंट्रीज के एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन नाम के शब्द का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन नाम का शब्द लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से निकला। अब आप बोलोगे यार लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी क्या होती है? लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी होती है मार्केट और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मार्केट के हिसाब से चलना। पहले क्या होता था? फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी हुआ करती थी, फ्यूडल एलिमेंट्स हुआ करते थे सोसाइटी में, और ये फ्यूडल एलिमेंट्स इकोनॉमी को, मार्केट को अपने अपने हिसाब से चलाते थे। फ्यूडल समय में होता था ना कि एक जगह पे एक जमींदार हुआ करता था, एक फ्यूडल एलिमेंट हुआ करता था, और उस फ्यूडल एलिमेंट को कॉलोनियल मास्टर ने पूरी ताकत दे दी थी कि तुमको जैसे टैक्स खरीदना हो खरीदो, जो कुछ भी तुम्हें अपने क्षेत्र में करना हो करो, हमें टैक्स ला के दो। तो ये फ्यूडल एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर लोकल इकोनॉमी को अपने हिसाब से चलाते थे। इस फ्यूडलिज्म को हटा के मार्केट और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या किया गया कि ठीक है भाई, इकोनॉमी की फोर्सेस मार्केट के हिसाब से काम करेंगी, फ्यूडलिस्टिक एलिमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसको आप बोल सकते हो लिबरलिज्म, और इसी लिबरलिज्म से इवॉल्व हुआ है आपका लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन में डेफिनेटली प्रो मार्केट और प्रो कैपिटलिस्टिक इंक्लिनेशन साफ साफ तरीके से नजर आते हैं, और ये पूरे यूरोप और अमेरिका में हो रहा था 1970s में और 1980s में पर्टिकुलरली। 1980s में क्या आया था? वॉशिंगटन कंसेंसस। क्या था वॉशिंगटन कंसेंसस? प्रो मार्केट और प्रो कैपिटलिस्टिक नोशंस को सपोर्ट देना, और चाइना ने भी इसको अडॉप्ट किया है 1980s में, जिसको बोला गया है चाइना की ओपन डोर पॉलिसी। अब क्या चाइना को आप पूरी तरीके से लिबरलाइज बोल सकते हो? देखिए, इकोनॉमी में अगर आप उसको लिबरलाइज बोलोगे तो डेफिनेटली वो लिबरलाइज्ड है, लेकिन अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करोगे, डेमोक्रेसी की बात करोगे, लिबर्टी की बात करोगे, तो चाइना एक लिबरल सोसाइटी नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से कंटेक्स्ट में चाइना को लिबरल बोल रहे हो। अगर इकोनॉमी के टर्म्स में बोल रहे हो तो इकोनॉमिक टर्म्स में चाइना दिखता है, फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स वो काम करता है, बट कहीं ना कहीं इसकी सरकार का इंटरफेरेंस है। कहीं ना कहीं चाइना की जो सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनमें सरकार की चलती है, और चाइना की सरकारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो यार, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तक में सरकार की चलती है। जैक मा के साथ क्या किया शी जिनपिंग ने, ये आप सबको पता है, मैंने कई बार आपको करंट अफेयर्स में बताया। ठीक है, तो यहाँ पे दो पोल्स बनाए गए। एक पोल रखा गया नॉर्थ